लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव को स्टार्ट करा था, है ना? उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, ठीक है। स्टैंडिंग वेव हम लोग इस पे चर्चा करने वाले थे, स्टैंडिंग वेव क्या होता है। तो आधा शायद मैंने एक्सप्रेशन तक डिराइव करके भी दिया था लास्ट क्लास। तो जहां तक मुझे याद है कि y इज इक्वल टू, जो अपने पास एक्सप्रेशन आया था वो आया था 2a साइन के एक्स, 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, इंटू कॉस ओमेगा टी। आई गेस यहां तक हम लोग लास्ट क्लास किए थे। तो यहां तक हम लोग किए थे, अगर जिनको नहीं याद हो वो वापस से पहला वाला वीडियो देख लेना, या फिर y इज इक्वल टू, चलो जल्दी मैं आपको समझा भी देता हूं कि कैसे स्टैंडिंग वेव आया था। y1 हम लोग लिखे थे ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरा y2 लिख लिए थे हम लोग ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। इन दोनों को आपने सुपर इम्पोज कर दिया था, मतलब y1 प्लस y2 कर दिया था, तो ये आया था। अब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हम लोग मैथमेटिकल बना रहे हैं। उसके बाद ग्राफिकल से मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जिससे कि जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे आपको बिना किसी याद के आप सॉल्व कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग आएंगे। फिलहाल हम लोग मैथमेटिकल वे देख लेते हैं, तो आ जाओ मैथमेटिकल वे देखते हैं। चलो, अपने को क्या दिख रहा है? अगर साइन 2x को देखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू, जो एम्पलीट्यूड है अपना वो कौन डिसाइड कर रहा? वो डिसाइड कर रहा 2a साइन के एक्स, साइन के एक्स। अब अगर हम लोग बात करें बेटा एम्पलीट्यूड में, तो साइन के एक्स मैक्सिमम अगर एम्पलीट्यूड देखना है, मतलब कौन सा पॉइंट होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला? एंटी नोड वाला पॉइंट होता है। तो एंटी नोड वाले पॉइंट में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब के एक्स की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए? के एक्स की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यानी थीटा कितना आना चाहिए बेटा? वो पाई/2 होता है, पाई/2, 3 पाई/2, इसमें साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो अगर एंटी नोड देखना है अपने को, तो 2n+1 पाई/2 पर आएगा। के एक्स की वैल्यू अगर देखा जाए, के को होता है कितना? टी 2 पाई/लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास 2n+1 पाई/2। पाई/2, पाई ने पाई को मार दिया, एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी 2n+1 लैम्डा/4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग देखते हैं, लैम्डा/4 पे आएगा। दूसरा देखते हैं, जब एम्पलीट्यूड बिल्कुल मिनिमम होना है अपने पास, मतलब नोड वाले पॉइंट होने हैं अगर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? के एक्स किसके बराबर हो जाए? वो एन पाई के बराबर हो जाए, मतलब 0, 180, 360 ऐसा होता चला जाए। यानी कि आप के को लिख सकते हैं 2 पाई/लैम्डा एक्स एन पाई। तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो पाई पाई कट जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई? एन टाइम्स लैम्डा/2। यहां पर नोड वाले पॉइंट होंगे, यहां पर नोड वाले पॉइंट होंगे। तो चलो देखते हैं, इन दोनों को फिक्स कर दिया हम लोगों ने, इन दोनों को फिक्स कर दिया, दोनों एंड पॉइंट को फिक्स कर दिया। चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लिया जाए नोड वाले पॉइंट, ठीक है। नोड वाले पॉइंट को हम लोग देखते हैं, नोड वाले पॉइंट को। हाँ, अब देखो बेटा, स्टार्टिंग अगर मान लो n की वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा, n की वैल्यू 0 रखा, तो यहां पर नोड आना चाहिए। n की वैल्यू आप 1 रख दो, तो जब आप n की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 हो गया, यहां पर नोड होना चाहिए। n की वैल्यू 1 रखा तो x लैम्डा/2 पे नोड रहना चाहिए। सिमिलरली एंटी नोड अगर चेक करना है तो n की वैल्यू 0 रख दो, तो लैम्डा/4 पर एंटी नोड रहना चाहिए। यानी यहां पर भी नोड, यहां पर भी नोड रहना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया इंसिडेंट वेव, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव। अब देखो ये किसके बराबर है? अगर आप कर्व से बात करो, तो अगर साइन का कर्व मान लो हम लोग लेते हैं, तो ये यहां से यहां तक कितने के बराबर है? लैम्डा/2 के बराबर है। अब इसी से हम लोग अगला डेरिवेशन देखेंगे जो जल्दी से होगा। देख बेटा, यहां से यहां तक लैम्डा/2 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये तो एंटाई नोड वाला पॉइंट था। एंटाई नोड कितने के बराबर है? ये यहां से यहां तक लैम्डा/4 के बराबर, ठीक है। तो ये हम लोग बता सकते हैं इसका डायग्राम कैसा होगा। हाँ, देख बेटा,
अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था उस चीज को थोड़ा समझते हैं। मान लो अपने पास बोला हो स्ट्रिंग के लिए वेव दिया है और स्ट्रिंग दोनों जगह बांधा हुआ है, मतलब यहाँ पर भी रस्सी बांधा है, यहाँ भी रस्सी बांधा, घर में रस्सी बांधा आपने, और एक वेव इसको आपने जर्क दे दिया, एक वेव पल्स दे दिया, तो क्या होगा बेटा देखो, ये यहां से इंसिडेंट वेव आया, इंसिडेंट वेव, और यहां से रिफ्लेक्टेड वेव आया, यहां से रिफ्लेक्टेड वेव आया, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। अच्छा, तो एक वेव पल्स को बना। इस रोप का लेंथ कितने के बराबर है? एल के बराबर होगा। अगर हम लोग यहाँ पर जरा ध्यान दें और समझें तो ये किसके बराबर है अपने पास? ये साइन कर्व के जैसा है, ये शाबाश, टेढ़ा हो रहा है, अच्छा यही टेढ़ा, साइन कर्व के जैसा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितने के बराबर है बेटा? लैम्डा बाई 2 के बराबर है, लैम्डा बाई 2 के बराबर। अपने पास जनरली इस केस में पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी बताइए आप, है ना, फ्रीक्वेंसी बताइए। याद करो बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी पूछूं तो क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव या वेलोसिटी ऑफ द वेव अपॉन वेवलेंथ बोलेंगे। चलो, तो पहला केस अगर हम लोग देख रहे हैं, पहला केस देख रहे हैं, यहां से लैम्डा कितना आया? लैम्डा आया अपने पास 2L के बराबर। यानी कि यहां से फ्रीक्वेंसी अगर लिखें एफ नॉट, इसे लिख देते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, और एफ नॉट को आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन 2L के बराबर, वेलोसिटी अपॉन 2L के बराबर। ठीक है, ये अपने को पता चल गया कि वेलोसिटी अपॉन 2L है। कितनी कमाल की बात होगी। ये जो पहला आया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये पहला आ गया। मान लो अब दूसरे पे हम लोग बात करते हैं कि अब आपने जो वेव जनरेट किया है वो ऐसा आया हो, वही लेंथ एल ही है, बट इस बार एक कंप्लीट वेव बना है। ठीक है, यहां पर ये है इंसिडेंट वेव और ये है रिफ्लेक्टेड वेव, ये है रिफ्लेक्टेड वेव और ये था इंसिडेंट वेव। अच्छा, तो इसका वेवलेंथ जो एल है किसके बराबर होगा? वो लैम्डा के बराबर होगा। यानी अगर मैं एफ फ्रीक्वेंसी लिखूं तो किसके बराबर लिख सकता हूं बेटा? वी अपॉन एल के बराबर, लैम्डा के बराबर, और इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक के बाद का जो हार्मोनिक है उसको बोले तो सेकंड हार्मोनिक बोल रहे हैं। यानी एफ को हम लोग लिख सकते हैं कितना? एफ को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स वी अपॉन 2L लिख सकते हैं। क्यों? क्यों कर दिया? देखो, लैम्डा बाई एल, लैम्डा को क्या एल रख दिया था, टू टू जानबूझकर मल्टीप्लाई करा। क्यों? समझना अब आएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को या फर्स्ट हार्मोनिक को सपोज F1 अगर हम लोगों ने लिख दिया, इसको F2 लिखते हैं, तो आप F2 को क्या लिख सकते हैं? आप F2 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। F1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास? V अपॉन 2L के बराबर। क्या ये बात समझ में आया? इसी का नाम है बेटा, इसी का नाम है सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक। बाद में इसको फर्स्ट ओवरटोन भी बोलेंगे, थोड़े दिन बाद ही हम लोग ओवरटोन पे भी बात करेंगे, तो अभी नहीं, बट वो जब हम लोग पाइप के बारे में बात करेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज, वहां तक पे ओवरटोन की बात भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग जान सकते हैं ये सेकेंड हार्मोनिक है। अगर थर्ड की बात की जाए, मान लो सेम ही है, लेंथ सेम ही है, आओ, यह है इंसिडेंट और यह है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड। अब देखो, ये टोटल अगर आप वेवलेंथ देखें तो L इज इक्वल टू इस केस में कितना होगा? आप देखो कितना होगा बेटा? 3L/2। 3L/2, है ना, ये लैम्डा और ये लैम्डा/2 होगा, तो दोनों को आप ऐड कर दो तो 3 लैम्डा/2 हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू 3 लैम्डा/2 हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अगर मैं इस केस में लिखूं F3 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा।
इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, F3 इज इक्वल टू लैम्डा की जगह पे कितना लिख सकते हैं बेटा, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 2L/3 लिख सकते हैं, 2L/3 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आया 3 × V/2L, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना आया, F3 इज इक्वल टू 3F1। ठीक है, ये आया थर्ड हार्मोनिक, ये आया थर्ड हार्मोनिक। अगर nth हार्मोनिक हो तो Fn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक। अगर nth हार्मोनिक पूछा तो n टाइम्स ऑफ हार्मोनिक। ठीक है, समझ में आया। इसका हेडिंग लिख सकते हैं स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड में फिक्स। देखो बेटा, अब कुछ चीजें हम लोग ध्यान देते हैं। जब फर्स्ट हार्मोनिक था तो उस टाइम पे देखो लूप, पहले चलो देख लेते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक वाला जो बना था उसमें लूप कितना बना था, एक लूप बना था, तो यहाँ पे था 1। जब सेकेंड हार्मोनिक की बात की तो 2 लूप बने थे, 2। थर्ड हार्मोनिक में कितने लूप बने थे, 3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितने लूप बन रहे उतने हार्मोनिक भी बन रहे हैं। ये भी हम लोग याद करने के लिए दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद जितने देखो, ये क्या था, एंटाई नोड। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में कितने एंटाई नोड बने थे, वो भी आप देख सकते हो। तो पहले वाले में एक एंटाई नोड बने थे तो 1 था। यहाँ पर 2 एंटाई नोड थे, 2 एंटाई नोड थे तो 2 था। यहाँ पर 3 एंटाई नोड थे तो 3 था। अगर n लिखा है तो n एंटाई नोड है ना, n है तो n लूप है। ठीक है, याद करने के तरीके। अब अगर नोड पॉइंट आपने से पूछा जाए, है ना, एंटाई नोड तो बता दिया, बट नोड देखो तो यहाँ पर 2 नोड है, यहाँ पर 3 नोड थे जब यहाँ 2 आपने लिखा था, यहाँ पर 4 नोड थे जब आपने यहाँ पर 3 लिखा था। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो आप याद कर सकते हैं, क्या पहले कि जितने लूप हैं, जितने लूप आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, उतने ही एंटाई नोड है, उतने ही एंटाई नोड है। और नोड पॉइंट -1 जितने हैं, नोड पॉइंट -1 जितने हैं उतने एंटाई नोड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 नोड थे बट एंटाई नोड कितने हैं, 1। यहाँ पर 3 नोड थे लेकिन एंटाई नोड कितने थे, 2 हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें आप दिमाग में रख सकते हैं, तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में थोड़ा आसान हो सकता है। नेक्स्ट इसी बात को हम लोग लिखते हैं कि स्टैंडिंग वेव standing wave when one end is free and one is fixed। चलो, पहला केस, ये अपने पास स्ट्रिंग है, इसका इस एंड को फिक्स कर दिया। अब जहां पर फिक्स है वो क्या बन जाएगा, नोड वाला बनना है। और जहां पे वो फ्री है वो क्या बनेगा, एंटाई नोड बनेगा। मतलब अगर आप देखिए तो सबसे पहला ये ऐसा बन सकता है। ठीक है, और ये किसका कर्व होगा, कभी भी ऐसा देखे तो मैक्सिमम फ्री पॉइंट पे आना है। मतलब ये कर्व कौन सा होना चाहिए, कॉस वाला होना कॉस। चाहिए। चलो, तो पहला कॉस का यहां से लेकर यहां तक ये नोड बन गया, ये एंटाई नोड वाला पॉइंट था। इन दोनों को कंपेयर कर लिया हम लोगों ने, तो ये है इंसिडेंट और ये है रिफ्लेक्टेड। अच्छा, यानी इस केस में देखो बेटा, तो लेंथ किसके बराबर होगा, λ/4 के बराबर होगा। यानी लैम्डा किसके बराबर होगा, 4L के बराबर होगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, V/λ। यानी कि इस केस में ये बन गया V, इसको लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/4L, V/4L, V/4L। तो जैसे ही ये V/4L हो गया, ये जैसे ही V/4L हुआ, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप फंडामेंटल बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। आइदर इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोल दे या तो फंडामेंटल बोल दे। अच्छा, अब दूसरा कब पॉसिबल है बेटा, जब अपने पास स्ट्रिंग हो। दूसरा देखो कब होगा, यहाँ फ्री होना चाहिए और नोड होना चाहिए, मतलब यहां से यहां तक होना चाहिए। ठीक है, सेम स्ट्रिंग को। तो चलो देखते हैं। अब ये अपने पास स्ट्रिंग है, यहां से मैक्सिमम,
ये आया, ये आया। यानी ये लेंथ कितना होगा बेटा, टोटल लेंथ आप यहां से यहां तक कितना है, λ/4, और यहां से यहां तक λ/2 होता है। तो टोटल लेंथ अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा बेटा, λ/4 प्लस प्लस λ/2। तो आप एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे बेस को कॉमन कर दो जो हम लोग एलसीएम के लिए करते हैं। तो ये आ गया 4 और ये आया 3 लैम्डा। यानी कि एल किसके बराबर है बेटा, 3 λ/4 के बराबर है। यानी लैम्डा किसके बराबर है, 4l/3 के बराबर है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी अगर इस केस में हम लोग लिखें तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, v/λ। लैम्डा की वैल्यू रख दो तो फ्रीक्वेंसी जो अभी आया वो आया 3l/4l, सॉरी 3v/4l के बराबर है, 4l के बराबर है। देखो अब सेकंड तो प्रेजेंट नहीं है, ये कौन सा हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। यानी कि इसमें सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हैं। पिछला वाला में, यानी कि याद करो, पिछला वाला में फर्स्ट के बाद का जो है वो फर्स्ट ओवरटोन है। यानी सेकंड हार्मोनिक जो था पिछले वाले केस में, आप चाहो तो उसको फर्स्ट ओवरटोन भी बोल सकते हैं, और यहां पर चाहे तो हम लोग इसे फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं। फंडामेंटल के एक ऊपर का फर्स्ट ओवरटोन होता है, ये फर्स्ट ओवरटोन। यहाँ पिछले वाले में फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक ही हो गया था, ये थर्ड हार्मोनिक है। चाहो तो इसके अगला भी देख सकते हैं। इसके अगला अगर हम लोग निकालें तो अगला कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो लिख दो इसके अगला, देख लो क्या है लास्ट। चलो इसका अगला देखें तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या है बेटा, एक वेवलेंथ है, ठीक है। ये एक वेवलेंथ है प्लस ये λ/4 है। तो टोटल देखो तो 5 λ/4 है। यानी एल की वैल्यू कितनी है, 5 λ/4 है। यानी कि लैम्डा की वैल्यू निकाले तो 4l/5 है। यानी कि यहां से फ्रीक्वेंसी निकाला जाए बेटा तो 5v/4l के बराबर है। यानी कि अब कौन सा प्रेजेंट है, फिफ्थ हार्मोनिक है, हार्मोनिक। और ये कौन सा ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन, ओवरटोन। मतलब बेटा इस केस में आप देखो तो आप क्या बोल सकते हैं, इस केस में आप क्या बोल सकते हैं कि यहां पर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। तो आप बोल सकते हैं यहां पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक ही प्रेजेंट है। पहला, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फिर सेवेंथ प्रेजेंट है। यानी अगर एफएन मुझे लिखना है इस केस में तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आप एफएन को क्या लिख सकते हैं, 2n-1 f0 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू 0 रखा, और एन की वैल्यू कहां से ले जा रहे हैं, 0 से ले जा रहे हैं, सॉरी 1 से ले जा रहे हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 4 ले जा रहे हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 4 ले जा रहे हैं। ठीक, आप लोगों को कई बार बेटा एक टर्म सुनाई देगा, बहुत सारे सवाल में बोला जाएगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस इसका मतलब क्या होता है, रेजोनेंस, है ना। तो हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। मान लो अपने पास यही दो, एक तो ये, मान लो अपने पास एक रोप है, एक रोप है जिसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया है दो जगह, इस दोनों पॉइंट पे फिक्स कर दिया है, और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सपोज 5 के बराबर है, 5 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, आपने यहां से एक ट्यूनिंग फॉर्क लाया, ट्यूनिंग फॉर्क लाया। ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है बेटा, ये ऐसा कुछ दिखता है। आप इसको झटका देते वहां से वो वाइब्रेट करता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मान लो 15 हर्ट्ज है, 15 हर्ट्ज। और आप इसको लेकर आते हैं और इससे क्या करते हैं, इसका कांटेक्ट इससे कराते हैं। ठीक है, तब रेजोनेंस कहने का क्या मतलब है, ये भी वाइब्रेट जो करेगा वो सेम फ्रीक्वेंसी से करेगा। मतलब ये 15 हर्ट्ज से ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। मतलब ये कितने लूप बना लेगा, 3 लूप बना लेगा। क्योंकि क्योंकि याद करो, जब दोनों एंड फिक्स रहता है तो एफ एन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एन टाइम्स ऑफ एफ हो जाता है, या एफ नॉट हो जाता है, या एफ वन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कितना था, 15 हर्ट्ज था। ये F1 की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। मतलब 3 लूप बना लेगा, और 3 लूप बनाने के बाद ये वाइब्रेट करने लगेगा। तो रेजोनेंस कहने का तात्पर्य ही यही होगा बेटा
कि जो भी फ्रीक्वेंसी आपने दिया वो सेम फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी था वो सेम ट्रांसफर हो जाए किसमें, जो भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है अपने पास। कई बार आप पाइप भी कनेक्ट करेंगे तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो रेजोनेंस का मतलब एक ही रखना कि फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है वो सेम हो गया है। ठीक है, मान लो पहले केस में तो आपने बोला कि 15 लगा रहे थे और 15 अपने को दिख रहा था, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 10, 15, 20 होता जाएगा, तो एक मैच कर रहा था, बहुत अच्छा। मान लो आप 15 की जगह पे मैंने कोई फ्रीक्वेंसी लगाया होता 12 हर्ट्ज का, 12 हर्ट्ज का, तो क्या, अब क्या होता, अब तो मैच नहीं हो रहा किसी से। तब क्या होता, अगर आपने जो फ्रीक्वेंसी लगाया है वो इससे मैच नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, ये वाइब्रेट तो करेगा बट स्टेशनरी वेव के फॉर्म में वाइब्रेट नहीं करेगा। सो जब आप इसे कनेक्ट करेंगे तब स्ट्रिंग विल वाइब्रेट विथ 12 हर्ट्ज, स्ट्रिंग विल oscillate with 12 hertz but not in not as स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव के जैसा ये वाइब्रेट नहीं करेगा, ये स्टैंडिंग वेव के जैसा वाइब्रेट नहीं करेगा, ये सिर्फ वाइब्रेट करेगा तब, और जैसे ही आप हटा देंगे तो ये धीरे धीरे डीके होकर रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव इन कंपोजिट स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव इन कंपोजिट स्ट्रिंग। इसका कहने का क्या तात्पर्य है, देखो बेटा, मान लिया अपने पास एक ये वायर है जो थोड़ा सा थिक है और दूसरा एक पतला वायर है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, वापस से बनाओ, चलो कोई बात। हाँ, मान लो अपने पास कंपोजिट स्ट्रिंग है, मतलब अलग अलग है, एक मोटू सा स्ट्रिंग है, एक पतलू सा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कंपोजिट है। ठीक है, अच्छा, अब इस कंपोजिट स्ट्रिंग में अपने को स्टैंडिंग वेव देखना है। ठीक, तो मान लो दोनों जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया, वही फिक्स पॉइंट कर दिए हैं, यहाँ पे फिक्स पॉइंट कर दिया। अब कंपोजिट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कैसे है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में क्या सेम होता है बेटा, फोर्स सेम होता है, मतलब टेंशन सेम रहेगा, यानी कि, और वेलोसिटी ऑफ, देखो बेटा थोड़ा और हम लोग समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सर वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के बराबर है। ठीक है, वेलोसिटी में अगर चर्चा करें तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन म्यू होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, टेंशन सेम है तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू, हम लोग ये जानते हैं। अगर इसका लेंथ सपोज L1 है, इसका म्यू 1 है, इसका L2, इसका म्यू 2, और इनको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसका फ्रीक्वेंसी F0 है सपोज, यह है स्ट्रिंग पहला, यह है स्ट्रिंग 1, यह है स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, जैसे ही आप दोनों को लगाओगे, जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग 1 का फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग 2 का फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसी सेम होंगे, मतलब आप लिख सकते हो F0 या F ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क should be is equal to frequency of string 1 should be equal to frequency of string 2। अब देखो बेटा, इसका फ्रीक्वेंसी अगर हम लोगों ने F0 लिया है, ठीक है, इसमें कुछ N1, इसमें लूप जो बनेंगे वो अलग लूप बना होगा, सपोज यहाँ पर जो भी लूप बना है, मान लो यहाँ पर M लूप बना, तो यहाँ पर डिफरेंट लूप बनेगा, यहाँ पर डिफरेंट लूप बनेगा, डिफरेंट लूप बनेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है हमारे पास, तो ये लिख सकते हैं हम लोग N इंटू वी,
v अपॉन 2L1 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग, या V1 भी लिख सकते हो आप, V1 इसको लिख सकते हैं हम लोग m इंटू V अपॉन 2L2, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग F0 को लिखें तो ये है अपने पास n, मान लिया नंबर ऑफ लूप था यहाँ पर 2L1, वेलोसिटी ऑफ वन को हम लोग क्या लिख सकते थे, टेंशन अपॉन μ1 के बराबर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं m इंटू m अपॉन 2L2 टेंशन अपॉन μ2 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों अगर बराबर हैं, इन दोनों में ही हम लोग रिलेशन निकालना चाहें, दोनों बराबर ही हैं, तो इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहें तो क्या क्या आ जाएगा रिलेशन बेटा, तो कट करते हैं, टेंशन टेंशन चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 2 चला जाएगा। तो चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, अगर पूछा, मान लो लिख दिया मैंने n अपॉन m, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, L1 अपॉन L2 के बराबर आ जाएगा, इनटू ये किसके बराबर आ जाएगा, μ1 अपॉन μ2 के बराबर आ जाएगा। इनमें से जो निकालना हो निकाल सकते हैं, L1 अपॉन L2 निकालना हो, μ1 अपॉन μ2 निकालना हो, जो निकालना चाहे हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सवाल अपने पास बोल रहा, द लेंथ ऑफ वायर शोन, द लेंथ ऑफ वायर शोन हियर इज 1.5 मीटर, और इसका वायर का मास दिया हुआ है 12 ग्राम। तो अपने को फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करना है, जिसमें कि ये जो स्ट्रिंग है ये दो लूप बनाए और सेंटर पे एक लूप में नोड पॉइंट होना चाहिए। तो ये दो लूप बनाए तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब अपने को निकालना है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, उसके लिए अपने पास चाहिए 2 इंटू अब यहाँ पर देखो बेटा, ये दो लूप बन रहा अपने पास, क्या करना होगा वो समझो, वो समझो कि V अपॉन क्या होगा, ये आपको सोचना है अब। ठीक है, किसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना था उसके बाद निकालेंगे, अब वहां से सिंप्लीफाई होगा तो वेलोसिटी आना चाहिए, वेलोसिटी कैसे आना चाहिए वो सोचना है अपने को, और इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी आएगा। तो ट्राई करिए, ट्राई करिए। चलो इसका पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 70.8 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 140.5 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 35.4 हर्ट्ज, एंड चौथा ऑप्शन है 280 हर्ट्ज, 280 हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालें इस केस के लिए, तो ये किसके बराबर होता था, V अपॉन 2L के बराबर होता था, याद होना चाहिए अपने को, तो V बाई एल आया। ठीक है, यानी 1/L। अब V, L तो दिया हुआ अपने पास, लेंथ दिया हुआ 1.5, बट V निकालना है, सबसे पहला काम V निकालना है। तो V की वैल्यू क्या होती है अपने पास, टेंशन बाई म्यू के बराबर होती है, टेंशन बाई म्यू के बराबर। टेंशन कितना है बेटा, 9 kg है, तो नीचे की तरफ 90 न्यूटन लग रहा है टेंशन, ये भी हम लोग बता सकते हैं। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ, यानी 12 अपॉन 1000, ये हो गया मास। लेंथ अपने पास 1.5, ठीक है, लेंथ अपने पास 1.5। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो म्यू अपने पास निकलेगा, इसको आप सिंप्लीफाई करो मास पर यूनिट लेंथ, तो ये अपने पास गया इधर। ठीक है, ये गया 3, ये गया 25, ये गया 5, तो म्यू की वैल्यू आ गई 125 के आसपास। ठीक है, आ जाओ, तो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V अपॉन एल, तो L की वैल्यू है 1.5 मीटर, V की वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देते हैं, V की वैल्यू है अपने पास, V की वैल्यू है कितना 90, और म्यू की वैल्यू थी 1/125। ठीक है, तो चलो इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये है 1.5, ऊपर देखते हैं कितना आ रहा, 90, 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 5, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 25। तो देखो मुझे दिख रहा 25 बाहर आ जा रहा, और 18 को क्या लिख सकते हैं आप,
18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 9, है ना, 2 × 9 वो भी लिख सकते हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, फ्रीक्वेंसी को देखिए सिंप्लीफाई करके, तो ये आया 1.5। ठीक है, यहाँ पर 25 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और √2 भी बाहर आएगा। ठीक है, तो 75 इंटू √2 लगभग बाहर आ जाएगा। इसको और आप सिंप्लीफाई करिए, इसको और आप सिंप्लीफाई करिए तो ये लगभग 70.7 हर्ट्ज या 70.8 हर्ट्ज आसपास आ जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक, जो लेंथ है वो 1.5 है, यहाँ पे डॉट है ना, डॉट तो दिख किया था, 1.5 मीटर था वो, 1.5 मीटर, 1.5 15 लेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा।